मुसलमान नौजवान पत्थर उठाते थे। क्यों पत्थर उठाते? कलम उठाओ, कुरान में अल्लाह कसम खा रहा कलम की, और तुम पत्थर उठा। नहीं मेरे दोस्तों, पत्थर नहीं, कलम को उठाओ। वकील बनो, कोई पाए का वकील नहीं है हमारे पास, हमारे मुल्क में एक 10 वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे हमारे। ये हमारी बस्ती है, हम मोहताज हैं दूसरों के। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर द ब्रेन टीवी। आज हम ऐसी शख्सियत में के बारे में जानना जा रहे हैं जो बहुत ही चर्चा में रह चुके हैं, जिनका नाम सुनते ही सत्ता बौखला जाती है, और उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को सुन्नी मुस्लिम परिवार में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और नजमुन्निसा बेगम के यहाँ हुआ था। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनके दादा अब्दुल ओवैसी ने राजनीतिक दल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में 18 सितंबर 1957 में दोबारा शुरू किया। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1962 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1984 में पहली बार हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय सांसद के लिए चुने गए और 2004 तक चुनाव जीतते रहे। जब उन्होंने असदुद्दीन पक्ष में पद छोड़ दिया, 2008 में उनका निधन हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की शुरुआती दौर की पढ़ाई उन्होंने अपने हैदराबाद से ही शुरू की और हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज जो कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद वो साउथ जोन इंटर यूनिवर्सिटी अंडर 25 क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर के रूप में चुने गए और विजी ट्रॉफी 1994 में के लिए वे साउथ जोन यूनिवर्सिटी टीम के लिए एक बार सेलेक्ट भी हुए। उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई शुरू की और ये पढ़ाई उन्होंने लिंकन इन यूनिवर्सिटी लंदन से पूरी की। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य यानी MLA हैं और इसमें पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं यानी फ्लोर लीडर भी हैं। उनका सबसे छोटा भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी एतमाद उर्दू अखबार जो कि हैदराबाद से प्रेस होता है, उसके एडिटर इन चीफ हैं यानी संपादक हैं। ओवैसी की शादी फरहीन ओवैसी से हुई है। दंपति के 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा सुल्तानुद्दीन ओवैसी जिसका जन्म 2010 का है और 5 बेटियां शामिल है। वे हैदराबाद के शास्त्रीपुरम मेलदरवेपल्ली में रहते हैं। ओवैसी को कट्टरपंथी हिंदुत्व विचारधारा वाले संगठन अक्सर अपनी आलोचना का शिकार बनाते रहे हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते रहे हैं और कई बार उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी हमले हो चुके हैं। उनकी राजनीति के कारण समाचार मुख्यतः मुसलमानों और दलितों जैसे अल्पसंख्यकों के बीच केंद्रित है। ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ 2005 में मेडक जिला कलेक्टर के हाथों से निपटने के आरोपों के लिए मामला दर्ज किया था। 20 जनवरी 2013 को उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और बाद में संगारेड्डी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 16 अप्रैल 2005 को मेडक जिले में सड़क चौड़ा करने वाली परियोजना के लिए एक मस्जिद के विध्वंस यानी ढाने के खिलाफ एएमआईएम के विरोध से संबंधित मामला, जहां पुलिस ने अपराधों, दंगे और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित विभिन्न आरोपों के तहत उन्हें बुक किया। ओवैसी ने अपना राजनीतिक करियर जो शुरू किया वो 1994 में आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने जो नामांकन भी भरा वो 4 मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू किया और जीतने की शुरुआत 1967 में शुरुआती दौर उनकी टक्कर के पास ही मजलिस बचाओ तहरीक से हुई और उसमें उन्होंने 40,000 वोटों से भारी जीत के साथ अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उन्होंने विरासत रसूल खान को इस इलेक्शन में हराया था।
फिर उन्होंने 1999 इलेक्शन में उनकी टक्कर तेलुगु देशम पार्टी के कैंडिडेट सैयद शाह नूरुल हक कादरी से हुई, जिसमें उन्होंने उनको 93,000 वोटों से हराया। ओवैसी को इसमें कुल 126,000 वोट इसमें प्राप्त हुए। 2004 में ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा के लिए कई बार चुनाव जीत चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें जो है सेहत की खराबी के कारण वो इस बार नामांकन नहीं बढ़ सके, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूंसी के 70% मुस्लिम पॉपुलेशन यानी आबादी 38% वोट जो है वो उनके करीबी सुभाष चंद्र जी के खाते में चले गए। वहीं 2008 में वाम मोर्चा, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां का समावेश था, ने भारत की केंद्र सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसका नेतृत्व यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने किया था। यह डील भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा साइन की गई थी। इस डील का मुख्य केंद्र परमाणु समझौते के जवाब में किया गया था, जिसने भारत को परमाणु बम रखने की अनुमति दी थी, लेकिन बदले में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति दी थी। कम्युनिस्ट पार्टियों को लगा कि इस सौदे से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का मोहरा बन जाएगा। वाम मोर्चे के समर्थन वापस लेने के कारण भारतीय संसद में विश्वास मत का आयोजन हुआ, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि भारत के मुसलमानों ने इस सौदे का विरोध किया है, तो ओवैसी ने कहा कि यह सौदे को एक सांप्रदायिक कोण देने का प्रयास था। ओवैसी ने विश्वास मत में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि उनकी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने और लाल कृष्ण आडवाणी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकना। वहीं दूसरी ओर 2009 के भारतीय आम चुनाव में एक उर्दू दैनिक द सियासत डेली के प्रधान चीफ एडिटर जाहिद अली खान को ओवैसी के खिलाफ खड़ा किया गया था। उन्हें प्रतिद्वंदी तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी का समर्थन प्राप्त हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि एमएम पार्टी के हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि ओवैसी विजयी होकर उभरे और उन्होंने अली खान को 110,000 मतों के अंतर से हराया। उन्होंने 2004 के चुनाव की तुलना में जीत के अंतर को 10,000 वोटों से बढ़ाया। इसके बरअक्स असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाबी का अंदाज़ा तब हुआ जब उन्हें भारतीय संसद के 15वें सत्र में उनके प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2013 में संसदीय रत्न पुरस्कार, संसद रत्न अवार्ड, जेम ऑफ पार्लियामेंट्री से सम्मानित किया गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने संसद में 292 के राष्ट्रीय औसत नेशनल परसेंटेज की तुलना में 1080% पूछे, जिसमें 70% पर उनकी उपस्थिति यानी प्रेजेंट हाजिरी थी और राष्ट्रीय औसत से 6% कम थी। वहीं उन्होंने संसद में उन मुद्दों को उठाया जो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों से संबंधित थे। उसके अलावा जब उन्होंने संसद में वक्फ संपत्तियों का मुद्दा उठाया तो तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कबूल किया कि यह वक्फ को एक गंभीर मामले के रूप में मान्यता देने में उनके मंत्रालय की गलती थी। अप्रैल 2014 में हैदराबाद के जनरल इलेक्शन में ओवैसी साहब ने अपना नामांकन दाखिल किया। उसमें वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के भगवान नाथ राव को 197,000 वोटों के अंतर से हराकर एक बार फिर निर्वाचन क्षेत्र से चुने। तक तुम गुलामी करोगे इन पार्टियों की, तोड़ दो ये गुलामी की जंजीरों को एक मर्तबा। एक नई सियासी हिकमत अमली अपनाओ मेरे भाई। अगर मैं बुरा हूं तो छोड़ दो मुझे, मगर तुम काबिल बनो।
अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मुझसे अच्छे को पैदा करो, मगर कम से कम तुम्हारी कोई आवाज तो बने, तुम्हारी शरीयत के खिलाफ कोई आवाज तो उठाए जो तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लिए मर मिट जाए। और लोग बोलते 5 मिनट में क्या होता, 6 मिनट में क्या होता। प्यारे, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी तो गरीब औरत भी जा रही थी। लोगों ने कहा कि माई तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्यों जा रही है? तो कहा मैं अपना नाम फेरिस्त में लिखाने जा रही हूं कि कल जब नाम लिखे जाएंगे तो अल्लाह के पास मेरा नाम भी होगा। मैंने कुछ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारी दुआएं हैं, अहले दिल की दुआएं हैं कि अल्लाह ने मेरी ज़बान को वहां पर मैं अल्लाह के हुक्म से कुछ बोल सका, ये अल्लाह का करम है। वरना मैं क्या मेरे यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी इशारा तेरा। मुत्तहिद रहिए, बस अल्लाह बोर्ड की कामयाबी के लिए दुआ करिए, बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करिए कि दोबारा हमको बाबरी मस्जिद बनाने का मौका मिले। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब भी कभी कोई संकट की घड़ी आती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले बोलते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो। जब ऐसे माहौल बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस मसले पर कुछ बात बयान दे सके या कुछ बात कर सके। यहाँ तक कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता, अल्पसंख्यक नेता, उनकी उन तक की ज़बान नहीं निकलती। लेकिन ऐसे वक्त में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाक होकर और बिना किसी डर से खुलकर सामने आते हैं। इनकी देखम देख तमाम मुस्लिम लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत भारी भरकम लीडर समझते हैं, इनकी कॉपी करके फिर मीडिया के सामने आते हैं। यह है असद ओवैसी साहब की ताकत। इतनी राजनीतिक गतिविधियां होने के बावजूद असद ओवैसी साहब आम जनता का पूरा ख्याल रखते हैं। इसके लिए उन्होंने दारुस्सलाम अपने हैदराबाद में जहाँ वे मुकीम हैं, वहाँ पर उन्होंने आम जनता के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि असद ओवैसी साहब ने अपना एक हॉस्पिटल ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से खोला है, जिसमें गरीब बच्चों और गरीब आवाम के लिए बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। दूसरी ओर आम जनता के लिए बिल्कुल एक अच्छी तालीमी इदारा हासिल करने के लिए उन्होंने अपना एक इदारा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से शुरू किया है, जिसमें तमाम तर लोगों के बच्चे उसमें तालीम हासिल करते हैं। साल 11 दिसंबर 2019 को जब CAA बिल इंडियन भारतीय संसद में लागू हुआ, तब कोई और राजनेता ऐसा ना था जो इसका विरोध कर सके और खुलकर इसके बारे में आपत्ति जता सके। लेकिन असद ओवैसी साहब ने ही सबसे पहले भारतीय संसद में इस बिल की कॉपी यह कहकर फाड़ी थी कि ये गांधी जी ने भी इस तरह की एक आपत्तिजनक टिप्पणी जो कि साउथ अफ्रीका में बयान की गई थी, उसकी कॉपी फाड़ दी थी। इसीलिए उन्होंने भी ये कॉपी फाड़ दी थी। उसके बाद से ही पूरे मुल्क भर में इसके खिलाफ एहतजाज और विरोध जारी हुए। सबसे पहले शुरू करने वाले विरोध असद ओवैसी साहब ही। अब ऐसे लॉकडाउन के समय में भी असद ओवैसी साहब आम जनता की खिदमत के लिए कभी पीछे नहीं रहे, बल्कि ऐसे लॉकडाउन में भी उन्होंने और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 3.5 करोड़ रुपए जो है गरीबों में बांट दिए और उसके साथ साथ राशन, ज़रूरत का सामान, मास्क और इत्यादि तमाम चीज़ें और हर एक गरीब व्यक्ति को राशन के साथ 5-5 हज़ार रुपये बांटे, जो कि पूरे भारत में ऐसा ना करना कोई भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेता भी ऐसा काम नहीं कर सके। वो काम आज असद ओवैसी साहब ने इस लॉकडाउन के ज़माने में भी कर दिखाया। बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है। असद ओवैसी साहब के लिए बहुत तारीख़ी मनाज़िर हैं, उनको अगर बयां किया जाए तो जो है एक बड़ी मुकम्मल किताब बन जाए। लेकिन इस वक्त बयान करने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो लिए वीडियो को यहीं ख़त्म किया जाता है। अब आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें
क्या अच्छा लगा और क्या गलत, मुझे कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। जज़ाकल्लाह।